Good morning, everyone. In today's lecture, we will discuss about the different type of reactions which may occur in the different aqueous or the non-aqueous solvents. जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं, जैसे कि वाटर के अंदर वाटर एज ए मीडियम की तरह काम करता है काफी रिएक्शंस के अंदर। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो क्या इसी तरीके से वो कौन सी रिएक्शंस हैं जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर भी हो सकती हैं, जिसमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट मीडियम की तरह काम करता हो, या जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर सकता हो, एंड सो ऑन डिफरेंट टाइप की उन सभी रिएक्शंस को आज हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इन जो जितनी भी जो रिएक्शंस हैं उनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले हम ये देख लें कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है, जैसे मैंने पहले बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, दो ही टाइप के सॉल्वेंट होते हैं। आपके एक्वस सॉल्वेंट मींस वाटर, और नॉन एक्वस मींस सॉल्वेंट अदर देन वाटर। जो आपका एक्वस सॉल्वेंट है, जो वाटर है, उसके अंदर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि हर जगह हम वाटर को एज ए मीडियम, एज ए सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते हैं। टेम्परेचर की कंडीशन हो सकती है। कुछ रिएक्शन लो टेम्परेचर के ऊपर हमें करनी हो तो उस वक्त हम वाटर को एज ए मीडियम, एज ए सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ रिएक्टेंट ऐसे भी होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए, मींस कुछ रिएक्टिव कंडीशंस हो सकती हैं कि उस वक्त हम वाटर को यूज ही नहीं कर सकते एज ए मीडियम, एज ए सॉल्वेंट हम यूज नहीं कर सकते। तो उस वक्त हमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट को यूज करना पड़ जाता है। लेकिन फिर भी आखिर वो कौन कौन सी है रिएक्शंस जो एक्वस सॉल्वेंट हो तब भी होती हैं, नॉन एक्वस हो तब भी होती हैं, या नेचर ऑफ रिएक्शंस बदल जाती हैं जैसे ही हम सॉल्वेंट को बदल देते हैं। जैसे मीडियम को बदल दे, वाटर की बजाय अमोनिया मीडियम ले लिया, तो रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चल रही है वो बैकवर्ड में चली जाती है। तो मीन्स ये सारी की सारी बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी की सारी बातें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ द रिएक्शन इन द नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। जैसे कि हम जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया, वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, बट इन सम ऑफ द केसेस द नॉन एक्वस सॉल्वेंट प्रेफर्ड ओवर द वाटर, बिकॉज द वाटर also has some particular liquid range. Water also has some particular solubility range. मीन्स उस solubility range या उस liquid range के आपके राइट या लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में अगर हमें किसी रिएक्शन को करना हो तो उस वक्त हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट को, एक पर्टिकुलर नॉन एक्वस सॉल्वेंट को जो वहां पे एप्लीकेबल हो सकता है, उसको हम यूज करते हैं एज कंपेयर टू द वाटर। जैसे मैंने बताया था कि वाटर इज रिएक्टिव विद सम substances with certain substances. Under these condition, we will prefer the non-aqueous solvents to be used as a medium. In some conditions, there are some substances which are unstable under the water, so we will prefer the non-aqueous solvent under these conditions. So what are these different type of reactions which may occur in the non-aqueous solvents? Like the precipitation reaction, our first reaction is the precipitation reaction, or also called as the metathetical reaction. देखो, जो ये precipitation reactions हैं, ये water as a medium लें तब भी होती हैं, आप अमोनिया एज ए मीडियम लें तब भी होती हैं, होती दोनों ही केसेस के अंदर है। तो आखिर ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती क्या है, प्रेसिपिटेट बनते कब हैं? आपने ध्यान दिया होगा जब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम वाली यूनिट पढ़ी थी, तो उस वक्त भी हमने सीखा था कि व्हेन द पीपीटी विल फॉर्म्ड, पीपीटी बनता कब है? जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं, एसिड बेसिक रेडिकल्स को पढ़ते हैं, तो उसके दौरान जो पीपीटी बनते हैं वो क्यों बनते हैं आपने देखा होगा ना। एसिड रेडिकल्स के दौरान भी, बेसिक रेडिकल्स के दौरान, खासतौर पे ग्रुप 1 से ग्रुप 6 में जब हम जाते हैं, तो कोई रिएजेंट आपने डाला कि पीपीटी बन गए, तो हम कहते हैं ग्रुप 1 इज प्रेजेंट, पीपीटी नहीं बने तो ग्रुप 1 इज अब्सेंट। हम बातें कुछ ऐसी करते हैं, तो वर्ड यूज होता है ना वहां पे प्रेसिपिटेट का बनना। तो ये प्रेसिपिटेट कब बनते हैं, उसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले ये देख लें कि ये आखिर प्रेसिपिटेट बनते कब। बड़ी बेसिक सी बात है, जब आपके पास दो सॉल्यूशंस होने चाहिए, उनको जब आप आपस में मिला दें और फिर अगर प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो अपने प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहेंगे। सो द रिएक्शन in which the insoluble solid substance, or you can say the precipitate formed, कब? when the two solutions are mixed, called precipitation reaction। आप उसे precipitation reactions कह देते हैं। तो the reactions in which precipitate are formed after the mixing of the two solution called as the precipitation reactions। precipitate बनते कब? precipitate जब बनते हैं when ionic product
मस्ट एक्सीड द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। देखो इसकी सेंस क्या है, हम आपको बता दें, बड़े ध्यान से सुनना आप सभी। देखो मान लीजिए एक कंडीशन है बड़ी सिंपल सी, आप बड़े ध्यान से देखेंगे। देखो जो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, बड़ी सिंपल बातें हम आपको बताएंगे यहाँ पे। और इस कंटेनर के अंदर बेटा आपने सोलवेंट ले लिया, वाटर। आपने सोलवेंट बोलो क्या ले लिया है यहाँ पे, वाटर। और मान लीजिए बाहर से आपने कोई सब्सटेंस डाला इसके अंदर, वो दो तरह के आयन देता है। मान लीजिए वो देता है ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयन, ये देता है। आपने ये ऐड करना स्टार्ट कर दिया, आपने डाला डिसोल्व हो गया, आपने डाला फिर डिसोल्व हो गया, आपने डाला फिर डिसोल्व हो गया। तो मान लीजिए इस वाटर के अंदर जो मैक्सिमम आयंस, मान लीजिए हम ये फिक्स कर देते हैं, जो वाटर आपने लिया दैट इज 1 लीटर। बोलो वाटर आपने कितना लिया है, सिर्फ 1 लीटर आपने वाटर लिया है। ये बात हमने फिक्स कर दी। वाटर की अमाउंट को हम चेंज नहीं करेंगे, हम बाहर से जो सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं उसकी अमाउंट चेंज कर रहे हैं। तो मान लीजिए जो ये मोल्स हैं इसके अंदर, आपके ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, कोई तो लिमिट होगी ना जहां तक ये घुल सकते हैं। तो इनकी जो प्रोडक्ट है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयनों की जो प्रोडक्ट है, कितनी प्रोडक्ट जो मैक्सिमम इसमें डिजोल्व हो सकते हैं, जो इसमें मैक्सिमम डिजोल्व हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। उसे आप सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। कहने का अभिप्राय, मान लीजिए आपने इसके अंदर 10 तो डाले ए पॉजिटिव, 10 डाले बी नेगेटिव। अब जो प्रोडक्ट है आयनों की, 10 ए पॉजिटिव और 10 बी नेगेटिव, इनकी जो प्रोडक्ट है नाउ इट इज आयनिक प्रोडक्ट। और मान लीजिए मैक्सिमम जो इसमें डिजोल्व हो सकते हैं वो है 40। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए 40 ए पॉजिटिव 40 बी नेगेटिव, यही डिजोल्व हो सकते हैं मैक्सिमम। तो ये जो अब आई है ये प्रोडक्ट, 40 ए पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय 40 बी नेगेटिव जो है आयनिक प्रोडक्ट, ये भी आयनिक प्रोडक्ट है। लेकिन इस आयनिक प्रोडक्ट को हम सोलिबिलिटी प्रोडक्ट भी कहते हैं। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो मैक्सिमम आयनों की प्रोडक्ट, मैक्सिमम वो कितने आयन्स हैं जो इस 1 लीटर पानी में घुल जाएंगे। मोल्स पर लीटर के हिसाब से देख कितने मोल्स हैं, कितने मोल ऑफ ए पॉजिटिव आयन, कितने मोल ऑफ बी नेगेटिव आयन मैक्सिमम 1 लीटर वाटर में डिसोल्व हो सकते हैं, मैक्सिमम। दैट कॉल्ड द सोलबिलिटी प्रोडक्ट, दैट कॉल्ड एज द, बोलो क्या, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको आप लिखते हैं हमेशा के एस पी से। बोलो किससे लिखते हैं, के एस पी से। और जब आपने 40 मोल ए पॉजिटिव, 40 मोल बी नेगेटिव के नहीं डाले थे, उससे कम डाले थे, 20 20 10 10 30, वो तो डिजोल्व होने ही थे, वो आयनिक प्रोडक्ट है। अब 40 40 डाल दिए, ये भी आयनिक प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हम डाल दें 60 60, देखो 60 मोल ए पॉजिटिव, 60 मोल बी नेगेटिव, या 41 41 भी डाल देते, मतलब 40 मोल ही मैक्सिमम घुल सकते थे। उससे ज्यादा डाल दे तो क्या होगा, 40 40 तो घुल जाएंगे, 40 से एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए आपने 60 डाले, तो क्या होगा, ये 60 मोल है पॉजिटिव, 60 मोल बी नेगेटिव आपस में मिलके और नीचे देखो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। बोलो एक ये क्या बन गए, बोलो यहाँ पे ये पीपीटी बन गए। बोलो क्या बन गया, ये यहाँ पे पीपीटी बन गए, पीपीटी बन गए। कौन कब बने, क्योंकि यहाँ पे जो आयनिक प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट तो बोलो कितनी थी, 40 ए प्लस 40 बी प्लस, और 60 ए प्लस और 60 बी माइनस, मतलब आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगी, ज्यादा आयंस डाल दिए आपने, जितने घुलने थे ना वाटर के अंदर उससे ज्यादा आयन डाल दिए। तो क्या हुए, जो एक्स्ट्रा आयंस हैं जो घुल नहीं सकते थे, वो पीपीटी की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो गए, मतलब पीपीटी बन गए। तो कब बने बोलो पीपीटी, पीपीटी तब बनेंगे जब आयन किसी भी सॉल्वेंट में, लाइक वाटर हेयर, वो जितने घुलने चाहिए उससे ज्यादा हो गए, मतलब आयन ज्यादा हो गए, मतलब आयनों की प्रोडक्ट ज्यादा हो गई। बोलो क्या हो गई, आयनों की प्रोडक्ट, आयनों की जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा हो गई। बोलो किससे हो गई, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से। क्लियर हो गया, तो अब आप समझ गए होगे अच्छे से, जितने आयन घुल सकते हैं, जितने मोल्स ऑफ आयन घुल सकते हैं, उससे कम डाल दो घुल जाएंगे, उतने भी डाल दो घुल जाएंगे। उससे ज्यादा आयन्स डाल दिए आपने, जो सोलिडिटी प्रोडक्ट से ज्यादा की वैल्यू डाल दी, तो वो पीपीटी ही बनेंगे। तो यही हमने लिखा था, फॉर द प्रेसिपिटेशन टू अकर द आयनिक प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन द सोलिडिटी प्रोडक्ट, मस्ट एक्सीड द सोलिडिटी प्रोडक्ट। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में आगे कि प्रेसिपिटेट जो बनते हैं। हमने ये पहले सीखा था कि जो प्रेसिपिटेशन ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन है वाटर की, वो हमने देखा। फिर जो आयनिक प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे ये शब्द यूज होता है वो आपको थोड़ा बता दें। आपने देखा होगा वाटर के केस में भी कि जो ये आयंस बने, इनकी देखो ये हमने प्रोडक्ट ली, ये प्रोडक्ट, इसकी जो वैल्यू है एट 25 डिग्री सेल्सियस वाटर के केस में, वो वैल्यू कितनी होती है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस में 14। मीन्स क्यों
क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 10⁻⁻7 तो H पॉजिटिव आयन ही होते हैं और 10⁻⁷ मोल ही OH नेगेटिव आयन होते हैं। तो 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ कितने हो गए? 10⁻⁻14। अब आप समझ गए होंगे। तो वाटर न्यूट्रल, अब ये पीएच की स्केल भी बन गई, 10⁻⁻14 का लो 0 to 14 स्केल हो गई। तो वाटर की जो मिड पॉइंट है वो 7 आ गया। तो मीन्स पीएच जो स्केल होती है 0 to 14 की, उसमें वाटर न्यूट्रल होता है एट पीएच इज इक्वल टू 7। अगर ऐसे ही अगर हम अमोनिया के बारे में देखें, वो ऑटो आयनाइजेशन देखो उसने रिएक्शन की, और जो आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है, जो ये दो आयन है इनकी जो वैल्यू होती है, वो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻30 होती है। दैट इज डाटा टू बी गिवन इन द बुक्स एट -50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे ये दे रखी होती है। तो मतलब -50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पीएच की स्केल क्या हुई? 0 to 30। देखो ये 0 to 33। तो मिड पॉइंट कहां पे आया? 16.5 के ऊपर। आपका क्या हुआ? सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ। बोलो क्या हुआ? न्यूट्रल। तो ये ध्यान रखना, इसके बेसिस के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी आने होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं आप ये कहेंगे? हम ये कहेंगे कि मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मान लीजिए आ जाए। देखो बड़े ध्यान से देखो, पहले मैं आपके लिए यहाँ पे रेंज लिख देता हूँ। देखो 0 to 14, और ये कह दिया कि हमने वाटर के अंदर कोई सब्सटेंस डाला डाला जब वो सब्सटेंस डाला तो जो सॉल्यूशन है ना उसकी पीएच मान लीजिए 4 हो गई। तो बोलो सॉल्यूशन एसिडिक हो गया कि बेसिक? फिर आप इसको ध्यान रखते हैं कि इसका जो आयनिक प्रोडक्ट थी वाटर की वो 0 to 14 थी ना, तो मिड पॉइंट 7 यहाँ पे तो है न्यूट्रल। तो 7 से कम हो गया, तो बोलो अगर 4 आ गई तो बोलो आप क्या कहेंगे? एसिडिक हो गया। बोलो क्या हो गया? एसिडिक। क्लियर हो गया? अगर मान लीजिए एग्जाम में ये आ जाता कि 8 हो गया, बोलो कितनी हो गई? पीएच 8 हो गई किसी के डालने से, तो आप क्या कह देंगे? आप ये कह देंगे कि जो सॉल्यूशन है बेसिक है। बोलो कैसा है? बेसिक। ऑन दैट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ द पीएच रेंज जो 0 to 14 है। मान लीजिए अमोनिया के बारे में पूछ लें और यही पूछ लें कि देखो रेंज बोलो कितनी है इसकी? 0 to 33। देखो जैसे हमने अभी बताया था, इसका मिड पॉइंट बोलो कितना हो गया? 16.5। ठीक है। और उसी टाइप से कह दिया, देखो जो सॉल्यूशन डाला पीएच 8 है, तो आपने वाटर के केस में तो बेसिक था, लेकिन यहाँ पे पीएच मान लीजिए 8 है, तो क्या है? जो मिड पॉइंट जो कि न्यूट्रल पॉइंट होता है, बोलो क्या होता है? अमोनिया के लिए यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो अब पीएच कोई सब्सटेंस अमोनिया में डाला, पीएच मान लीजिए 8 हो गई, तो आप ये नहीं कहेंगे कभी वाटर वाली रेंज को याद करे रखे और आप ये कह दें कि सॉल्यूशन बेसिक हो गया। नो, अमोनिया में डाला आपने उसी सेम सब्सटेंस को, मान लीजिए वही सेम सब्सटेंस था, उसको अमोनिया में डाला, पीएच 8 है मान लीजिए, तो पीएच 8 ही है, तो आंसर आप क्या कहेंगे? सॉल्यूशन एसिडिक है। बोलो सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। क्योंकि रेंज जो अमोनिया की है बोलो क्या है? 0 to 33। तो मिड पॉइंट 16.5 पे न्यूट्रल है, और 16.5 से नीचे एसिडिक होगा। तो 8 है तो एसिडिक हो गया। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, जो एग्जामिनेशन के अंदर ऐसा क्वेश्चन काफी एग्जाम में पाया गया है कि वहां पे ये आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आप समझ गए होंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो ये था, देखो जो हमने यहाँ पे लिखा था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द लिक्विड अमोनिया इज वेरी वेरी लो। देखो है ही, देखो कितने कम आयंस बने, 10⁻³ एज कम्पेयर टू द वाटर, जहाँ पे 10⁻⁴ वैल्यू तो बड़ी है, 10⁻³ वैल्यू छोटी है। मीन्स द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द लिक्विड वाटर इज वेरी वेरी लो एज कम्पेयर टू द वाटर, बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन अमोनिया का कम होता है और वाटर का ज्यादा। कोई आपको इस वैल्यू ही दे दे, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज दिस मच, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया इज दिस मच, बोलो किसकी वाटर आयनाइजेशन की वैल्यू ज्यादा है? वाटर की ज्यादा है, अमोनिया की कम है। तो ऐसा भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट करके आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखना। अब सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, उसी टाइप से देखो आयनाइजेशन हुआ, और देखें यहाँ पे वैल्यू क्या है आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ मीन्स देखो कितनी ज्यादा वैल्यू है। तो मीन्स जो ये आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है सल्फ्यूरिक एसिड की, क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये डाटा बताते हैं यहाँ पे, इवन एट द 25 डिग्री सेल्सियस, जैसे हमने बताया। तो हम बात कर रहे थे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, तो आप ध्यान रखना। अब प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं। मान लीजिए हमने वाटर ले लिया एज ए सॉल्वेंट, लिक्विड वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया, उसमें हमने AgNO3 प्लस NaCl डाला, तो AgCl के पीपीटी बन गए। ऐसा क्यों? AgCl मीन्स वाटर में इंसोल्यूबल है, तभी तो उसके पीपीटी बने होंगे ना। देखो कोई भी चीज अगर वाटर में सोल्यूबल हो जाएगी, घुल जाएगी, तो उसके पीपीटी तो नहीं बनेंगे। तो इन दोनों को जब डाला AgCl बन गया और उसके पीपीटी बन गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से आपके एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन के। AgNO3 प्लस NaCl बताएं आगे क्या बनेगा इफ वाटर एज ए
liquid water as a solvent if taken during the reaction. लिक्विड वाटर ही लिया और उसमें मान लीजिए AgNO3 प्लस BaCl डाला तो क्या हुआ, Ag पॉजिटिव, देखो पहला पार्ट पॉजिटिव होता है ना, और दूसरा पार्ट देखो नेगेटिव है, यहाँ पे दूसरा पार्ट Cl है तो AgCl, देखो दोबारा से पीपीटी बन गई, तो बेरियम नाइट्रेट यहाँ पे आपका सॉल्यूशन के अंदर चला गया, तो पीपीटी बोलो किसके बने, AgCl के। अगर हम रिवर्स करना चाहें इस रिएक्शन को रिवर्स, तो कैसे होगी लिक्विड अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया क्योंकि कम पोलर है तो जो आपका यहाँ पे जो सब्सटेंस होगा AgCl वो क्या हो जाएगा बोलो, जो यहाँ पे पीपीटी बन रहे थे उसमें डिसोल्व हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। पीपीटी किसके बन जाएंगे, बेरियम क्लोराइड के पीपीटी बन जाएंगे, रिएक्शन गेट रिवर्स्ड ड्यू टू द डिफरेंट इन द नेचर ऑफ दीज सॉल्वेंट्स। वाटर मोर पोलर है और लिक्विड आपका उससे कम पोलर है, कम पोलर है तो कम पोलर में डिसोल्व होगा। तो आपका जो AgCl है, AgCl ये कोवेलेंट कंपाउंड है, हमने पढ़ा था पीछे, आपने ध्यान दिया होगा ना अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, मैंने आपको ये बताया था कि NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, सोल्युबल इन वाटर, बट AgCl इज इनसोल्युबल इन वाटर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये दो क्वेश्चन थे जो हमें जरूर आने चाहिए, और उसी की देखो एप्लीकेशन है यहाँ पे, जो क्वेश्चन हमने पहले सीखा कि वाई NaCl इज सोल्युबल इन वाटर बट AgCl इज इनसोल्युबल इन वाटर, ऐसा क्यों। तो हमने किस बेसिस के ऊपर बताया था, हमने इस बेसिस के ऊपर बताया था कि जो NaCl है यहाँ पे, देखो मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता दूं, वहां का आपने देखा तो होगा ना, देखो NaCl में Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव है तो बोलो कॉन्जुगेशन इसकी क्या होगी, अगर हमने वहां पे लिखी होगी 1s2, और उसके बाद बोलो 2s2, और उसके बाद 2p6, 2p6, और फिर 3s1 तो देखो निकल गया क्योंकि Na पॉजिटिव की हमने डायरेक्टली। ऐसे Ag पॉजिटिव की देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, बड़े ध्यान से बताएं। Ag पॉजिटिव ऊपर के नीचे ही है ना, ऊपर के नीचे सिल्वर फिर गोल्ड डी ब्लॉक में आप पढ़ते हैं, तो डैश डैश करके मैं लिख देता हूँ, बोलो क्या थी, 3d10 था ना ऊपर के अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4d10, ये वैलेंशियल आ गई। तो बड़े ध्यान से देखें, इधर जब वाटर आता है, वाटर वाटर देखो इधर वाटर आ गया, इधर भी वाटर आ गया ना वाटर, तो किसका न्यूक्लियस जल्दी अट्रैक्ट करेगा बोलो, किसका जल्दी अट्रैक्ट करेगा, ये वाटर तो बाद में डालेंगे, हम यहाँ पे पहले Cl लिखते हैं बेटा, एक मिनट रुकना, हम बात कर रहे थे दोनों कंपाउंडों की, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अब आप ये बताएं कौन सा Cl नेगेटिव, किसके नेगेटिव चार्ज क्लाउड जो है Cl का जो नेगेटिव चार्ज कौन जल्दी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। आपने पढ़ा था कि जो D होता है, डी सबशेल, इसकी वीक स्क्रीनिंग पावर होती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएगा न्यूक्लियस की तरफ। तो ये Ag पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं रहेगा, Cl नेगेटिव नेगेटिव नहीं रहेगा, पोलराइजेशन हो गई यहाँ पे, डिस्टोर्शन हो गई Cl के नेगेटिव क्लाउड की टू ए लार्जर एक्सटेंट। लेकिन यहाँ पे Na पॉजिटिव में देखिए वैलेंस 2p है जिसकी स्क्रीनिंग पावर ज्यादा होती है, Cl नेगेटिव का क्लाउड Na पॉजिटिव की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा नहीं, और जिसकी वजह से Na पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, Cl नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, मतलब NaCl आयनिक कंपाउंड हो गया, बोलो कैसा हो गया, आयनिक। सो इट इज सोल्यूबल इन वाटर क्योंकि वाटर मोर पोलर है, और AgCl देखो कोवलेंट हो गया तो नॉन पोलर हो गया, बोलो कैसा हो गया, ये नॉन पोलर हो गया ना, नॉन पोलर, कोवलेंट हो गया तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसोल्व हो जाएगा, बोलो किस में डिसोल्व हो जाएगा, नॉन पोलर कंपाउंड, क्योंकि ये कोवलेंट हो गया है, बोलो कैसा कंपाउंड है ये, कोवेलेंट, बोलो कैसा कंपाउंड है ये, दैट इज द कोवेलेंट कंपाउंड। तो ऐसा हमने सीखा था पहले, क्लियर हो गया इतना, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो जैसे अभी हमने बताया रिएक्शन रिवर्स क्यों हो गई, क्योंकि अभी तो हमने बताया कि AgCl कोवलेंट है तो नॉन पोलर में डिसोल्व हो जाएगा, तो आपका कम पोलर है यहाँ पे लिक्विड अमोनिया, देखो ये लिक्विड अमोनिया, तो इस लिक्विड अमोनिया के अंदर आपका AgCl बोलो क्या हो गया, डिसोल्व हो गया, पीपीटी नहीं बने, डिसोल्व हो गया, तो रिएक्शन रिवर्स हो गई, तो BaCl2 एज ए पीपीटी यहाँ पे बन जाएंगे। सिमिलरली AgCl को जब अमोनिया में डालते हैं तो ऐसे सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है, बोलो क्या बन जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, AgCl प्लस NH3, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, आप इसको जरूर याद रखना, AgNH3 का ट्वाइस Cl, दैट इज द सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हियर। तो AgCl PP precipitated in water but not in ammonia because water is more polar and AgCl is the covalent compound, that's why। और NaCl precipitate हो जाएगा अमोनिया में, क्यों हो जाएगा, बिकॉज NaCl इज द आयनिक कंपाउंड एंड अमोनिया इज लेस पोलर, तो इसमें डिसोल्व होगा नहीं।
अब अगला देखते हैं एग्जाम्पल, इन लिक्विड वाटर एज ए सोलवेंट बेरियम क्लोराइड और H2SO4 को अगर हम आपस में मिला दें तो BaSO4 के पीपीटी बन जाते हैं। लिक्विड अमोनिया अगर हम ले लें तो आपके AgNO3 प्लस की आई डाल दें तो क्या बनेगा इसमें, AgI के पीपीटी यहाँ पे बन जाते हैं। और आपका KNO3, लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट ले लें तो AgNO3 प्लस NaNH2 डाल दें तो AgNH2 एज ए पीपीटी की फॉर्म में बन जाते हैं। लिक्विड SO2 एज ए अगर हम सॉल्वेंट ले लें, इनके बीच रिएक्शन कराएं तो बोलो क्या बना, PbCl2, यहाँ पे पीपीटी बन गए, SO2 प्लस NO2 आपकी गैस निकल जाती है तो PbCl2 के पीपीटी बन जाते हैं। लिक्विड SO2 एज ए सॉल्वेंट के अंदर ही कैल्शियम क्लोराइड प्लस HF को डालते हैं तो कैल्शियम फ्लोराइड के पीपीटी बन जाते हैं। तो ये कुछ ब्रीफ रिव्यू आपके सामने, अलग अलग सॉल्वेंट्स के अंदर ये डिफरेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, तो एक ब्रीफ रिव्यू आपके सामने मैंने दे दिया है दोबारा से। तो इसको आप सभी नोट डाउन कर लें, इनका टाइप भी लिख दिया हमने, कौन सा जो सॉल्वेंट है उसका नेचर पोलर है या प्रोटिक है या नॉन आयनाइजिंग है या कैसा है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। और पीपीटी जो बनते हैं किस सब्सटेंस के बने, देखो वो आगे हमने यहाँ पे नाम भी लिख दिए हैं। तो ये वही चीज रिवीजन के लिए इन सिंगल स्लाइड आपको शो कर दी है। नेक्स्ट हमारा मेन पॉइंट आ जाता है अगली रिएक्शन, मेन रिएक्शन, दैट इज द एसिड बेस रिएक्शन। आपने पढ़ा है ना क्या रेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार, व्हेन एसिड रिएक्ट विद वाटर इट विल गिव द सॉल्ट, इट विल गिव द सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस के बीच रिएक्शन होती है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। सोल्ट प्लस वाटर, वाटर क्यों कहा, अगर एसिड और बेस को जब आपने मिलाया उनको रिएक्ट करवाया तो मीडियम वाटर है, मीडियम बोलो क्या है, वाटर, तो हमने वाटर कहा। ऐसे ही यहाँ पे अब बेसिक चीज ध्यान रखने की क्या है, जब हम एसिड और बेस को मिलाएं तो सोल्ट प्लस सोलवेंट जो मीडियम है ना, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप कोई ना कोई देखो मीडियम तो लेंगे ही। देखो मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर जो आप यहाँ पे सोलवेंट लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, सोलवेंट। तो जो भी आप यहाँ पे सोलवेंट लेंगे, सोलवेंट वाटर भी हो सकता है, सोलवेंट अमोनिया भी हो सकता है, सोलवेंट कोई भी हो सकता है, जो भी सोलवेंट आप लें, जो भी सोलवेंट आप लेंगे वो रीजनरेट हो जाए किसी रिएक्शन के दौरान, तो आप कह देना वो एसिड बेस रिएक्शन है, आप कह देना कि वो सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन है, आप कह देना कि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड और बेस दोनों को मिला दिया तो न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाता है, तो न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है दोनों की। सो द रिएक्शन इन विच एन एसिड, एसिड कौन, जिसमें सॉल्वेंट की कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक हो कॉमन, और द बेस जिसमें सॉल्वेंट की एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक हो कॉमन, वो उनके मिलने से एक तो सॉल्ट बन जाए प्लस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रीजनरेट हो जाए, तो उसे आप एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं और द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह देते हैं। सो द रिएक्शन इन विच द एसिड हैविंग द कॉमन कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड द बेस हैविंग द कॉमन एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म द सॉल्ट एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट रीजनरेट, इज कॉल्ड एज द एसिड बेस रिएक्शन। आप देखेंगे एग्जांपल में, देखो सबसे पहले हमने ये दिखाया जो बताया ना, कॉमन कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक वाला कंपाउंड आपस में रिएक्ट करे, इसलिए हमने जैसे वाटर की ऑटो आयनाइजेशन करके इसमें देखा यहाँ पे कि कैटायन और एनायन उसमें जनरेट क्या होता है ऑटो आयनाइजेशन से, जैसे वाटर में H पॉजिटिव कह दें, H3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये रीजनरेट ये बनता है ऑटो आयनाइजेशन से, ये बनता है। अब हमने कोई कंपाउंड डाला, देखो NaCl प्लस HCl प्लस NaOH, ये हमने डाला। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, HCl में H पॉजिटिव, देखो ये H पॉजिटिव हो गया ना, कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है इसमें। NaOH में OH, देखो एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक भी कॉमन हो गई ना, दोनों कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन, एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन। सो दैट्स व्हाई व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म द सॉल्ट प्लस वाटर, देखो वाटर जनरेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंटेनर है ना जिसमें हमने ये रिएक्शन की, इस कंटेनर के अंदर जो ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमने वाटर ले रखा है, वाटर, तो इसलिए वाटर जनरेट हो गया। तो एग्जाम में कभी भी होता है ऐसा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी या आपके इन्हीं एग्जाम में भी, कि रिएक्शन दे दे और कह दे आइडेंटिफाई द गिवन रिएक्शन। तो अब क्या देखेंगे कि देखो यहाँ पे, और ये लिखा मिलेगा, देखो ये ध्यान रखना, यहाँ पे एरो के ऊपर लिखा मिलेगा, बोलो क्या लिखा मिलेगा, यहाँ पे आपको एरो के ऊपर लिखा मिलेगा इस तरीके से कि लिक्विड H2O, ऐसे। बट इट मीन्स कि ये जो रिएक्शन है ना किस में हो रही है, कौन से मीडियम में हो रही है, वाटर में हो रही है, लिक्विड वाटर के अंदर ये रिएक्शन चल रही है। और जब इन दो सब्सटेंस को मिलाया तो वाटर भी क्या हो गया, बोलो रीजनरेट हो गया, जनरेट हो गया यहाँ पे वाटर में। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। अगले को देखें, आपने अमोनिया की ऑटोनाइजेशन दिखाते हैं जिसमें अमोनियम आयन बनता है, एक NH2 नेगेटिव बनता है। मान लीजिए
हमने ये दो कंपाउंड लिए, इसमें देखो NH4Cl में बोलो कॉमन कैटायनिक हो गया ना, अमोनिया, अमोनियम आयन। NaNH2 में देखो NH2 नेगेटिव, देखो ये कॉमन एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक भी हो गई। अब इनके बीच रिएक्शन चली तो बोलो क्या बना, NaCl प्लस अमोनिया। बोलो कैसी रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है, क्योंकि ये किस में चल रही है, ऐसे ही एरो के ऊपर आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा। बोलो क्या लिखा मिलेगा यहाँ पे, दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, बोलो किस में, लिक्विड अमोनिया। बोलो ये एरो के ऊपर क्या लिखा मिलेगा, ऐसे आपको लिक्विड अमोनिया लिखा मिलेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गई होगी आपको बात। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ द एसिड बेस रिएक्शन और द सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन, और यू कैन से द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिमिलरली आप देखें, हमने क्या लिया है यहाँ पे, हमने लिया एक तो यूरिया NH2CO NH2 प्लस NaNH2, इन दोनों के बीच रिएक्शन हुई, ठीक है। और रिएक्शन होने के बाद देखो क्या बन गया, फिर अमोनिया जनरेट हो गया। तो इसमें कौन, देखो NH2 नेगेटिव, देखो ये तो कॉमन, आप देखिए ऊपर से NH2 नेगेटिव, देखो अमोनिया की ऑटो आयनाइजेशन में ये दिख रहा था, यहाँ पे NH2 नेगेटिव दिख रहा था ना, और यहाँ पे भी NaNH2, तो ये कॉमन एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक होगी, तो मतलब ये बेसिक पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है। तो जरूर यूरिया ने यहाँ पे एसिड का काम किया इस रिएक्शन में, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि यूरिया ने इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एसिड का काम किया या बेस का। तो अब क्या कहेंगे, किस चीज का काम किया है, यहाँ पे एसिड का काम किया है यूरिया ने। इन दिस रिएक्शन द यूरिया एक्ट एज एन एसिड। क्वेश्चन पूछने का तरीका कोई भी हो सकता है एग्जामिनर का, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे, अपने आप को तैयार रखें। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले, SO2, लिक्विड SO2। अगर इसका ऑटोनाइजेशन जैसे हम पहले भी देखा था, तो इसमें क्या होगा, हमने ये दो सब्सटेंस डाले, देखो SOCl2 डाला तो SO, देखो ये रहा कॉमन, थाइनाइल कैटायन देखो कॉमन हो गया, सोडियम सल्फाइड देखो सल्फाइड आयन देखो कॉमन हो गया ना, दोनों के बीच रिएक्शन हुई, जनरेट क्या हो गया, यहाँ पे जनरेट हो गया SO2। तो मीन्स एरो के ऊपर यहाँ पे बोलो क्या लिखा मिलेगा एग्जाम के अंदर, कि दैट पर्टिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन लिक्विड SO2, ऐसे आपको लिखा मिलेगा। और आपको दिख भी गया कि इसके दौरान SO2 बोलो क्या हो गया है, यहाँ पे जनरेट हो गया है। तो दैट इज एन एसिड बेस रिएक्शन, और यू कैन सी द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सल्फ्यूरिक एसिड में देखें, ये ऑटोनाइजेशन हुआ इसका, और हमने इसमें डाल दिया HClO4। तो HClO4 हमने डाला तो प्लस के HSO4, तो HSO4 नेगेटिव देखो कॉमन एनायनिक, तो ये बेस का काम कर रहा है, देखो इतना ही बेसिक पर HClO4 एसिड का काम कर रहा है। दोनों के बीच रिएक्शन हुई तो बोलो क्या जनरेट हो गया यहाँ पे, H2SO4, और KClO4 देखो यहाँ पे सोल्ट बन गया, तो H2SO4 जनरेट हो गया, तो ये एसिड बेस रिएक्शन। नेक्स्ट देखें आप, हमने लिक्विड NO2 ले लिया, N2O4 भी कह सकते हैं, और इसको ऑटोनाइजेशन रिएक्शन देखिए, और इसमें हमने डाल दिया एक तो NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम आयन देखो ये कॉमन है, AgNO3 देखो नाइट्रेट आयन कॉमन है, दोनों के बीच रिएक्शन हुई, AgCl यहाँ पे बन गया, प्लस N2O4 देखो रीजनरेट हो गया। तो बोलो ये रिएक्शन किस में चली, यहाँ पे ऐसे आपको लिखा मिलेगा, बोलो क्या है यहाँ पे, N2O4, लिक्विड N2O4 के अंदर ये रिएक्शन। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। BRF3 लिया हमने, इसकी ऑटोनाइजेशन रिएक्शन देखो हमने पहले बताई थी, वही दोबारा लिखी, और इसमें हमने डाल दिए ये दो रिएक्टेंट। अब इसमें देखो क्या कॉमन, कॉमन कैटायन भी आपको दिख रहा है, BRF2 देखो पॉजिटिव, देखो ये रहा, ये कॉमन दिख रहा है आपको, और BRF4 नेगेटिव देखो ये भी आपको कॉमन दिख रहा है। तो इसीलिए, और BRF3 देखो रीजनरेट हो गया, यहाँ पे जनरेट हो गया, सोलवेंट जनरेट हो गया। सो इट इज एन एसिड बेस रिएक्शन। हाइड्रोजन फ्लोराइड को देखें, इसमें हमने एक तो HCl डाला, एक NaF डाला, तो बोलो क्या क्या दिखाई दिया इसके अंदर आपको, इन दोनों के बीच जब रिएक्शन हुई, बोलो क्या जनरेट हो गया, HF जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, HF। तो बोलो कैसी रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन। POCl3 को देखें, POCl3 का ऑटोनाइजेशन दिखाया, जरूरी नहीं कि आप ये लिखें, मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार, आपको ध्यान होगा। इसकी बजाय आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल, कि ये जनरेट हो गए, POCl4 नेगेटिव की बजाय Cl नेगेटिव आप लिख सकते हैं, बुक्स में ऐसा भी गिवन है कि एक ही मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है। फिर ये इस टाइप से रिएक्शन चली, और आके देखो POCl3 क्या हो गया, बोलो फिर बन गया यहाँ। तो प्रोडक्ट साइड में आपका जो सोल्ट बने उसके साथ साथ सोलवेंट भी बन जाए, तो आप क्या कहते हैं, वो एक एसिड बेस रिएक्शन है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखें, ये एक अलग टाइप का एग्जांपल है, इसके अंदर क्या हुआ, दोनों के बीच रिएक्शन चली, तो हमने इनको दोनों को डाला, देखो Cl नेगेटिव तो जनरेट हो गया, लेकिन ये एक लुईस एसिड बेस रिएक्शन है।
बोलो कैसी रिएक्शन, इट इज एन लुईस एसिड बेस रिएक्शन। इसमें होगा क्या, जो सेंट्रल एटम है यहाँ पे नाइट्रोजन के पास देखो, जो ये लोन पेयर होंगे, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देखो डोनेट यहाँ पे अटैक करेगा इस सेंट्रल फास्फोरस के ऊपर, और बोलो जो एक सीएल इसके ऊपर अटैच होगा तो सीएल नेगेटिव यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो क्या रिलीज हो गया, बोलो यहाँ से सीएल नेगेटिव रिलीज हो गया। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। सिमिलरली आप FeCl3 वाले केस में देखें, यहाँ पे भी बोलो क्या होगा, POCl3 के साथ रिएक्शन हुई, FeCl4 नेगेटिव निकल गया यहाँ से, इसके अंदर से Cl नेगेटिव आएगा, और ये लुईस एसिड का काम करता है, ये एक्सेप्ट कर लेगा इसको, और आपके दैट ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन के कुछ एक ही इंस्टेंट में हम आपको इकट्ठा दिखा देते हैं एक टेबुलर फॉर्म में। ये लिक्विड वाटर के लिए, लिक्विड अमोनिया के लिए देखो, आगे हमने एग्जांपल भी दे दिया जो भी आपको बताया। लिक्विड SO2 की देखो रिएक्शन लिख दी, लिक्विड HF को हमने देखा, N2O4 को हमने देखा, POCl3 को देखा। तो ये ओवरऑल रिव्यू आपको दे दिया है हमने, सभी के बारे में बता भी दिया कि कौन सा एसिड पार्ट होता है, कौन सा बेसिक, कौन सा मतलब नेगेटिव एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है सॉल्वेंट की, और कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है सॉल्वेंट की। और ये ऑटो आयनाइजेशन हमने रिएक्शन भी यहाँ पे लिख के दिखा दी, और ये एग्जांपल भी हमने लिख दिया एसिड बेस रिएक्शन का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज द सोल्वोलाइसिस रिएक्शन। देखो ध्यान दो, मैं आपको फिर से बता दूं, जो एसिड बेस रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट साइड में सॉल्वेंट बनता है, मैंने आपको क्या बताया, द solvent is formed as a product, solvent is formed as a product, but the solvolysis reaction is the reaction in which the solvent is used as a reactant, solvent is used as a reactant, कि solvent खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए, तो वो कहलाती है सोल्वोलाइसिस। सोल्वो का मतलब सॉल्वेंट, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन कर देगा, बॉन्डों का क्लीवेज होगा, तो रिएक्शन सोल्वोलाइसिस रिएक्शन कहलाती है या सोल्वोलाइटिक रिएक्शन कहलाती है, जिसमें सॉल्वेंट खुद इन्वॉल्व हो जाए। सो द रिएक्शन इन विच द सोलेंट मोलिक्यूल रिएक्ट with the given reactant molecules by undergoing the autoionization reaction is called as the solvolysis or the solvolytic reactions। जैसे ये ऑटोआयनाइजेशन हमने दिखाई दिया, SOCl2 के साथ वाटर की रिएक्शन हो गई, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आप कह सकते हैं। कैसे चली, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो अगर आप इसको समझ पाए तो, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखो हमने ऐसे बताया था, ये S ये डबल बॉन्ड O हो गया, देखो यहाँ पे एक Cl है, ध्यान से देखें, यहाँ पे देखो ये दूसरा Cl है, क्लियर हो गया। इधर से हम देखो वाटर को दिखाते हैं, देखो ये वाटर हो गया, ये एक H हो गया, ये दूसरा H हो गया, ये ऑक्सीजन के ऊपर देखो हमने लोन पेयर दिखाया, ये सेकंड लोन पेयर दिखाया। अब हुआ क्या, बड़े ध्यान से, ग्रुप 16 का एलिमेंट है सल्फर, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है फर्दर। यहाँ पे सल्फर के ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर देखो स्लाइट नेगेटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर सल्फर को दिए, ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, OH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन अपने पास ले लेगा, बोलो ऑक्सीजन, ताकि ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज ना आए। सल्फर के अब 5 बॉन्ड हो जाएंगे, पहले देखो ये इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड टूटता है, फिर दोबारा ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर आते हैं, और ओवरऑल निकलना होता है, बोलो Cl को भी दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। तो ओवरऑल हुआ क्या यहाँ पे, अगर आप देखें ऐसे दूसरे Cl के साथ भी होगा, तो जो S है ये डबल बॉन्ड O तो था ही, जैसे ये मैंने बताया एक Cl हट के यहाँ पे OH लग गया, देखो वाटर का तो वो OH ही बचा ना, यहाँ से H पॉजिटिव तो देखो ये निकल गया था, और H पॉजिटिव निकला, और यहाँ से Cl नेगेटिव, तो HCl एज ए साइड प्रोडक्ट, ऐसे ही दूसरा भी निकल जाएगा। तो क्या बना, H2SO3, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरस एसिड बन गया, क्लियर हो गया। तो क्या बन गया, बोलो ये H2SO3, यही हमने यहाँ पे बना रखा है, देखो ये SO2OH का ट्वाइस का मतलब यही, देखो SO2 ये SO2 हो गया, ठीक हो गया ना, और OH का ट्वाइस। तो फर्दर भी रिएक्शन देखो, अगर इसके अंदर फर्दर रिएक्शन करें वाटर की, तो फर्दर भी रिएक्शन हो सकती है। देखो यहाँ पे हम आपको बताएं, मान लीजिए हम फर्दर रिएक्शन करना चाहें वाटर की, मैंने बताया था ना ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, कैसे करेगा, ऑक्सीजन है, ये दोबारा से देखो इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से ले लेगा ना यहाँ पे, और ये अपनी वैलेंसी को क्या कर सकता है, बोलो एक्सपेंड कर सकता है, क्या कर सकता है, बोलो वैलेंसी को एक्सपेंड। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि SO2Cl2 में क्या हुआ, 2 Cl हटे, और क्या लगे, बोलो यहाँ पे 2 OH लग गए, यहाँ पे था SO2 मतलब एक, और अब डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखाना था हमें, देखो वो SO2 लिख दिया, देखो हमने एक ही दिखा दिया, तो अब ये वाटर का अटैक यहाँ पे नहीं होगा, मैंने कम दिखा दिया था, देखो अब ठीक हो गया।
अब हो गया क्लियर? तो SO2Cl2 ये हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा कर दी और इस टाइप से आपको शो किया हमने कि किस तरीके से दो Cl हटे। तो दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन द सोलबल एसिस रिएक्शन द H2O और द लिक्विड अमोनिया को अगर हम सोलवेंट ले लें तो दे कैन कॉज द डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ द हेलोजेंस। ये डिस्प्रपोर्शनेशन हेलोजन का कर देते हैं। जैसे Cl2 है, वाटर के साथ रिएक्शन हुई, दो प्रोडक्ट बने यहाँ पे, तो ये कैसी रिएक्शन है? इट इज ऑल्सो एन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। या देखो एरो के ऊपर मैं आपको फिर बता दूं, जैसे ऊपर वाली रिएक्शन थी तो यहाँ पे लिखेंगे, बताएंगे पहले कि वाटर एज ए सॉल्वेंट, यहाँ पे बताएंगे वाटर एज ए सॉल्वेंट, एग्जाम में लिखेंगे, और फिर ये रिएक्शन चल रही है। तो ये सोलबल एसिड रिएक्शन तो है ही है, प्लस साथ के साथ एक चीज और देखें, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। बोलो कैसे, कैसे निकालते हो? Cl2 है ना, तो आपने सीखा है ना निकालना, ये 2x, हेलोजन को x मान लो, तो 2x इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 0 हो गया। OH नेगेटिव होता है तो बोलो क्लोरीन क्या होगा? +1, तो देखो +1 ही हमने लिखा है। H पॉजिटिव होता है और Cl बोलो क्या होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो हमने क्या देखा, जो Cl है, Cl जो Cl2 था यहाँ पे जो Cl2 है, इसमें Cl का सेम रिएक्शन के अंदर ही साइमल्टेनियस क्या हो रहा है? बोलो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, प्लस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन। तो अगर किसी रिएक्शन में एक ही स्पीसी का, if the same species undergo the oxidation as well as the reduction in the same reaction, then the reaction called as the disproportionation reaction. तो रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। स्पेलिंग आप ठीक कर लेना डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन की। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे Cl2 की रिएक्शन अमोनिया के साथ एज ए सॉल्वेंट अमोनिया। तो उसी टाइप से आप देख पाएंगे यहाँ पे भी Cl का बोलो क्या हो गया? डिस्प्रपोर्शनेशन। तो वही हमने ऊपर लिखा था कि वाटर और जो लिक्विड अमोनिया जो सॉल्वेंट लेते हैं तो वो जो हेलोजेंस होते हैं, दे कॉजेज द डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ द हेलोजेंस। ऑक्सी हेलाइड अगर हम ले लें, बोलो क्या ले लें? ऑक्सी हेलाइड। तो उस वक्त जो वाटर और लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट लें तो ये क्या करते हैं? देखो इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखें, देखो 3Cl थे, जैसे मैंने ऊपर समझाया था ना SO2Cl2 में, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो थी कि Cl हटे हुए H लगे थे। ऐसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं POCl3 में 3Cl हट के 3 क्या लग गए? OH। तो बोलो क्या हुई यहाँ पे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, जैसे ऊपर मैंने समझाया था। ऐसे ही यहाँ पे आपके Cl हट के आपके अमोनिया ग्रुप लग गया, देखो NH2 लग गया यहाँ पे वाटर का OH लगा तो NH3 का NH2 लगा यहाँ पे। सो दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो जो लिक्विड वाटर और लिक्विड अमोनिया खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गए और ये सोलबल एसिस रिएक्शन हुई क्योंकि खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इफ द वाटर एज ए सॉल्वेंट देन रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। उस सोलबल एसिस को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अगर अमोनिया को ले लें तो अमोनोलाइसिस, N2O4 को ले लें हाइड्रोलाइसिस, समझ गए होगे ना। एसिटिक एसिड को ले लें एसिटोलाइसिस, लाइक दैट। तो कॉमन वर्ड हियर इज द सोलबलाइसिस। वट एवर में बी द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, रिएक्शन कहलाती है सोलबलाइसिस रिएक्शन इफ द सॉल्वेंट गेट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, गेट पार्टिसिपेटेड इन द रिएक्शन। अगर वो खुद रिएक्शन के अंदर क्या कर रहा हो? पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो सॉल्वेंट जितना ज्यादा बेसिक होगा उसकी डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हमने क्यों कहा कि जो डिस्प्रपोर्शनेशन की टेंडेंसी, बोलो अब किसकी ज्यादा होनी चाहिए इस बेसिस पे? अमोनिया या वाटर की? कौन ज्यादा बेसिक है? किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द लुईस साइंटिस्ट भी अगर हम देखें? तो अगर हम देखें तो जो वाटर है, इसमें वाटर में तो ऑक्सीजन आ गया ना, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो तो अपने लोन पेयर को इंटेक्ट किए रखेगा, वो अपने होल्ड किए रखेगा टाइटली इन लोन पेयर को। लेकिन अमोनिया बिकॉज इट इज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपने लोन पेयर को टाइटली बाउंड नहीं किए रखेगा। तो कौन से लोन पेयर के डोनेट होने की टेंडेंसी ज्यादा है? अमोनिया वाले की। इट इज मोर बेसिक, इट इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू द वाटर। क्लियर हो गया ना? तो क्योंकि अमोनिया ज्यादा बेसिक है तो अमोनिया की ज्यादा टेंडेंसी है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करे। तो अमोनिया इज मोर बेसिक देन वाटर, सो अमोनिया हैज मोर टेंडेंसी टू शो द डिस्प्रपोर्शनेशन एज कंपेयर टू द वाटर। अब देखो इसकी एक एप्लीकेशन है, ध्यान से देखना। तो जो वाटर है, अगर हमें P4 और S8 की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करवानी हो, P4 प्लस वाटर अगर हम कर दे, नो रिएक्शन। आपने पढ़ा भी था ना, व्हाइट फास्फोरस को किस में स्टोर करते हैं? मैंने पीछे बताया था आपको, व्हाइट फास्फोरस इज नॉट रिएक्टिव विद द वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, उसको स्टोर करते हैं बल्कि हम
जो व्हाइट फास्फोरस है वो तो एयर के साथ रिएक्टिव होता है, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था ये। तो जो व्हाइट फास्फोरस है इसकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन फिर हम कैसे करते हैं, हमने पढ़ा था ना, P4 प्लस वाटर नो रिएक्शन, P4 प्लस वाटर, एरो के ऊपर हम लिख देते थे OH नेगेटिव, मतलब कोई दूसरा बेस आपने डाल दिया तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे फास्फोरस के अंदर अमोनिया डाल दें, क्योंकि अमोनिया इज मोर बेसिक देन वाटर, तो इसलिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। ऐसे सल्फर में अमोनिया डाल दें, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था सोल्वो लाइसिस में, सोल्वो का मतलब सॉल्वेंट, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, तो मतलब ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है जिसमें सॉल्वेंट खुद एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, जिसमें सॉल्वेंट की वजह से ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड होते हैं, सॉल्वेंट पार्टिसिपेट इन द ब्रेकिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने रिएक्शन पढ़ी थी। यहाँ पे देखो वाटर क्या करेगा, अपने लोन पेयर के साथ देखो यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन जिसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, Br नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है। वाटर क्यों देगा, ऑक्सीजन क्यों देगा लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो OH सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या करेगा, वहां से OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। तो H पॉजिटिव तो निकलेगा वाटर के अंदर से, Br नेगेटिव निकलेगा यहाँ से। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी। देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ऑक्सीजन अटैक किया इस कार्बन के ऊपर जिसके स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और ये Br नेगेटिव निकल गया। और जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है ये भी क्या करेगा, यहाँ से O के ऊपर जो एक H को अगर हम दिखा दें तो ऑक्सीजन ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तभी तो ये H पॉजिटिव एक निकलेगा, तो HBr निकल जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट रिएक्शन को आप देखें, AlCl3 प्लस H2, आपने देखा भी होगा पी ब्लॉक के अंदर हम पढ़ते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन AlCl3 रिएक्ट विद वाटर, व्हाई द व्हाइट फ्यूम्स फॉर्म्ड व्हेन ACl3 इज प्लेस्ड इन द मॉइस्चर, मॉइस्चर में रख देंगे, मॉइस्चर ही तो है वाटर। तो व्हाइट फ्यूम्स क्यों बनते थे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl, यहाँ पे व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं। और AlCl3 में देखो ये क्या हो गई, देखो सब्सटीट्यूशन ही हो गई ना, Cl हट गए और बोलो क्या लग गए, OH, तो सोल्वोलाइसिस रिएक्शन है। C2H5Br अमोनिया के साथ रिएक्शन की उसी टाइप से, Br हटेगा और क्या लगेगा, NH2। तो सिंपल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मींस सोल्वोलाइसिस। अमोनिया एज ए सॉल्वेंट है तो खुद आपका पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, तो सोल्वोलाइसिस रिएक्शन है। सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डाला, अमोनिया खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया तो Na पॉजिटिव बन गया, NH2 नेगेटिव बन गया, है ना, और प्लस में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल जाती है, क्या निकल जाती है, NaNH2 प्लस H2, और हाल क्या बनता है ये, NaNH2 प्लस H2, NaNH2 प्लस H2 इस टाइप से बन जाता है। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंस रखती है। SO2Cl2 प्लस अमोनिया, जैसे हमने वाटर के बारे में देखा था, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, अगर वाटर होता तो SO2OH का ट्वाइस हो जाता, अमोनिया है तो SO2NH2 का ट्वाइस हो गया। RCl प्लस HF हमने डाला, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, देखो इन्वॉल्वमेंट हो गई, HF एज ए सोलवेंट है, यहाँ पे ऊपर अमोनिया था एज ए सोलवेंट, तो HF एज ए सोलवेंट, इसकी खुद इन्वॉल्वमेंट हो गई, यहाँ पे RF एल्काइल क्लोराइड बन गए। SiCl4 प्लस HF देखो खुद इन्वॉल्व हो गया, सब्सटीट्यूशन Cl हटा F लगा। ये स्वार्ट रिएक्शन टाइप की रिएक्शन आपने देखा होगा जिसके दौरान आपके एल्काइल फ्लोराइड हम बनाते थे वहां पे। ये आपकी बेंजीन की रिएक्शन है, ये एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। बोलो कैसी रिएक्शन है, दैट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, जो कि क्योंकि बेंजीन के ऊपर तो इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करता है यहाँ पे। ROHClF3 यहाँ पे आप देखें, OH हटा न्यूक्लियोफाइल और ये यहाँ पे बोलो कौन लग गया, तो दैट इज एन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। हम बात यहाँ पे सब्सटीट्यूशन की कर रहे हैं, वेदर इट इज द इलेक्ट्रोफिलिक और द न्यूक्लियोफिलिक दैट्स डजंट मैटर। तो ऊपर वाली जो रिएक्शन थी बेंजीन वाली वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन थी, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे दोबारा से अगर आप देखेंगे तो बोलो आपके ये जो एसीटेट ग्रुप है, एसीटेट्स आपके बन गए। सिमिलरली नेक्स्ट देखें, Cl हटे और OH लगे, तो ये भी एक हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन मतलब सोल्वोलाइसिस रिएक्शन है। यूरेनियम की रिएक्शन हुई, ClF3 देखो सॉल्वेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी रिएक्शन के अंदर, ClF3 हियर एक्ट एज द सॉल्वेंट। थोरियम टेट्राक्लोराइड के अंदर एसिटिक एसिड एज ए सॉल्वेंट की रिएक्शन हो गई, वो इन्वॉल्व हो गया। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द सोल्वोलाइसिस रिएक्शन, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये ब्रीफ चार्ट मैंने दोबारा से बता दिया कि दीज आर द डिफरेंट सॉल्वेंट, हमने पीछे खैर आपको बता ही दिए थे। ये अलग अलग नाम, अगर वाटर एज ए सॉल्वेंट हाइड्रोलाइसिस, अमोनिया अमोनोलाइसिस, SO2 ले लें सल्फोलाइसिस, HF ले लें फ्लोरोलाइसिस, N2O4 ले लें नाइट्रोलाइसिस, POCl3 ले लें फास्फोरलाइसिस,
हेलोजन ले लें, हेलेज हेलोजिनोलाइसिस। फॉर्माइड ले लें, फॉर्मिडोलाइसिस। एसिटिक एसिड ले लें, एसिटोलाइसिस। तो इस तरीके से इनके नाम हैं और आगे ये प्रोडक्ट जो बन जाते हैं। नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज द सोल्वेशन रिएक्शन, जिसमें सोलवेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। जिसमें सोलवेंट क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। So the reaction in which the solvent molecule get attached to the reactant molecule by forming the coordinate of the hydrogen bonding without undergoing any type of reaction, without undergoing the autoionization reaction is called as the simply the solvation reaction. वाटर होगा तो हाइड्रेशन रिएक्शन, अमोनिएशन रिएक्शन, अमोनिया जैसे सॉल्वेंट होगा तो, जैसे कॉपर सल्फेट वाटर के बीच आपने देखा होगा, इसे ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, ब्लू कलर का हो जाता है CuSO4 प्लस .5S2। अगर जब तक वाटर मोलिक्यूल नहीं थे CuSO4 व्हाइट कलर का होता है। आप डी ब्लॉक में पढ़ते हैं, क्योंकि जो डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल होते हैं उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, T2G और EG के अंदर। तो डी के 2 सेट बन गए, इसलिए DD ट्रांजिशन हो जाती है वहां पे। और अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होता ही है यहाँ पे। Cu2 पॉजिटिव स्टेट है, देखो कॉपर सल्फेट में +2 है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3D9 हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, कंडीशन पूरी हो गई। मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, डी सबशेल 2 सेट में टूट गई, T2G EG। तो इसलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन भी हो पाया, अनपेड है तो ट्रांजिशन होगा, अदरवाइज नहीं होता। सो दैट DD ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। तो एनर्जी रिलीज इन द विजिबल रीजन, सो सब्सटेंस अपीयर्ड कलर्ड, इसलिए CuSO4.5S2 ब्लू इन कलर होता है। ऐसा आप पढ़ चुके होते हैं। खैर, हमारी रिएक्शन है सोल्वेशन रिएक्शन। तो इस ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो ये जो 5 वाटर मोलिक्यूल अटैच कैसे होते हैं कॉपर सल्फेट से, तो देखो कुछ ऐसे, ये Cu प्लस हो गया, SO4 2 नेगेटिव। तो वाटर मोलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर, मींस 4 वाटर मोलिक्यूल गेट अटैच्ड विद द Cu+2 आयन by forming the 4 coordinate bond, while the remaining 1 water molecule forms the hydrogen bond with the सल्फेट आयन। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 5 वाटर मोलिक्यूल्स की ये रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से 5 वाटर मोलिक्यूल अटैच होते हैं। तो 4 वाटर मोलिक्यूल्स ने तो बोलो क्या बनाया यहाँ पे, दैट 4 वाटर मोलिक्यूल फॉर्म द 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 2 3 4, एंड द 1 वाटर मोलिक्यूल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दैट विद द सल्फेट आयन। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस सॉल्वेंट इज यूज्ड एज ए वाटर। मैंने आपको पहले ही बताया, ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द रिएक्शन कॉल्ड एज द हाइड्रेशन रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट बन गए वो हाइड्रेट्स हैं। सिमिलरली अमोनिया के साथ देखें, कॉपर सल्फेट अमोनिया के साथ, तो टेट्रामीन कॉपर टू सल्फेट ये प्रोडक्ट बन जाता है। कैसे अटैच, देखो उसी टाइप से 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, और डायरेक्ट यहाँ पे कॉपर और सल्फेट के बीच में इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन बनी रहती है। ये आप ध्यान रखेंगे, वाटर की तरह नहीं, तो इसलिए 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। वहां पे 5 वाटर मोलिक्यूल थे, यहाँ पे 4 अमोनिया ही होते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। तो प्रोडक्ट को कहते हैं अमोनिएट्स बन गए, और रिएक्शन अमोनिएशन रिएक्शन कहलाती है। आपकी जो ये रिएक्शन है इसमें भी आप देखिए बड़े ध्यान से, जो Na पॉजिटिव है इसको सराउंड कर लिया है वाटर ने, सराउंड। तो जो NaCl को जो हम डाल रहे हैं पानी में तो डिजोल्व हो गया, दैट इज ऑल्सो सोल्वेशन रिएक्शन। क्योंकि वाटर मोलिक्यूल ने चारों तरफ से इसको क्या कर लिया, अटैच कर लिया बाय फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, देखो हमने ऊपर लिखा था ना कि जो सॉल्वेंट मोलिक्यूल गेट अटैच विद द सब्सटेंस आइदर बाय फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, हमने लिखा था। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव आयन को सोल्वेट कर देता है। अब क्वेश्चन ये उठा कि यहाँ पे तो वाटर मोलिक्यूल ने बेस का काम किया, क्योंकि वाटर अपने लोन पेयर देता है यहाँ पे, है ना। ये यहाँ पे इसके साथ Na पॉजिटिव के साथ बेस का काम किया है ना, ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करता है। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। कैसे करता है एक्सेप्ट, वाटर की अगर एमओ थ्योरी के अनुसार देखें तो जो ल्यूमो है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, वाटर के अंदर जो होता है उसके थ्रू, ये जो Cl के थ्रू क्या कर लेता है, बोलो उन वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल आपके एसिड का भी काम करता है। तो द वाटर मोलिक्यूल विच सराउंड्स द Cl नेगेटिव, विच सराउंड्स द Cl नेगेटिव एक्ट एज द बोलो क्या, एसिड, क्योंकि वो Cl नेगेटिव के थ्रू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। एंड द वाटर मोलिक्यूल विच सराउंड्स द Na पॉजिटिव, दीज वाटर मोलिक्यूल एक्ट एज द बोलो क्या, बेस, वो बेस का काम करते हैं। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, आप ये जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, डिसोल्यूशन ऑफ द सोडियम मेटल इन द अमोनिया। जब सोडियम को अमोनिया में डालते हैं तो एक तो अमोनिएटेड कैटायन बन गया, एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बन जाते हैं, जिसकी वजह से काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बने देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि व्हेन द सोडियम और द पोटेशियम मींस आपके S ब्लॉक और द P ब्लॉक एक्सेप्ट बेरिलियम को छोड़ के,
जब डिसोल्व करते हैं, व्हेन एडिड करते हैं, व्हेन सोडियम इज एडिड इन द अमोनिया, the color of the solution becomes blue, whatever may be the nature of the metal, whether the metal is sodium, potassium, whatever may be the nature, every time the blue color solution is obtained. ये बात ही आप ध्यान रखना, क्योंकि जो कलर रेंज है वो फिक्स रहती है। उसके बाद जो अमोनिएटेड कैटायन बन गए, तो जिसकी वजह से सॉल्यूशन क्या हुआ, गुड कंडक्टर हो गया। तो आप क्या करते हैं एग्जाम में जब आ जाए, तो ऐसे आप एक कंटेनर बना देना, ऐसे कंटेनर इसके बाहर ऐसे, ठीक है। तो ये कंटेनर बना के फिर क्या दिखाना, देखो ये रिएक्शन लिख देना आप उस कंटेनर के, तो ये कंटेनर बना देना आप, ठीक है। और ये रिएक्शन लिख देना, और इसके अंदर क्या लिख देना, इस कंटेनर में कौन है, ये लिक्विड अमोनिया है। और इसमें इसके नीचे लिख देना अमोनिएटेड कैटायन, और इसके नीचे लिख देना अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। फिर आपको जवाब देना है कि भाई सॉल्यूशन इज गुड कंडक्टर, आप आंसर लिखेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अमोनिएटेड कैटायन द सॉल्यूशन इज ए गुड कंडक्टर। व्हाई द सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन द सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, आप ऐसा आंसर लिख देना। व्हाई द सॉल्यूशन इज रिड्यूसिंग इन नेचर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन द सॉल्यूशन इज रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई द सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर, तो आप ऐसा लिखेंगे आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी, आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो ऐसे कंप्लीटली, देखो लॉस भी हो गए और कंप्लीटली लॉस भी नहीं हुए, इसके कॉन्टेक्ट में ही है पॉजिटिव। तो मीन्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, दीज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड व्हेन, फुल स्टॉप लगा देना, the ammoniated electron comes back in the ground state by releasing energy in the visible region. So solution is blue in color, solution colored हो गया, मीन्स ब्लू इन कलर हो गया। तो इस टाइप से ये चार बातें पूछी जाती हैं आपसे एग्जाम में, इसी रिएक्शन के ऊपर ध्यान रखेंगे आप। ठीक हो गया। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपके सामने दे दिया है डिफरेंट सॉल्वेंटों के बारे में, कि जो डिफरेंट सॉल्वेंट सॉल्वेशन रिएक्शन कैसे दिखाते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। देखो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इनकी रिएक्शंस भी मैंने आगे लिख दिए है यहाँ पे, तो इनके गो थ्रू हो जाना, जो हमने अभी बताया बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइप से ये सारी रिएक्शंस होंगी, आप इनको याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, दैट इज द कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन होगी, द रिएक्शन इन विच द सेंट्रल मेटल एटम और द आयन bind to the surrounding molecule or the ions through the coordinate bond, that called as the complexation reaction। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली जो यूनिट पढ़ी थी जिसमें कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कोऑर्डिनेशन एक स्फीयर बनता है ब्रैकेट के अंदर, एक ब्रैकेट वाला पार्ट नॉन आयनाइजिंग पार्ट, एक ब्रैकेट से बाहर आयनाइजिंग पार्ट, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। जैसे Cu2+, मतलब जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट डाल दिया, कॉपर सल्फेट आयन तो बाहर रह जाएगा आयनाइजिंग पार्ट है प्रोडक्ट में अगर दिखाना। मान लीजिए यहाँ पे Cu+2 ना लिख के CuSO4 लिख देते हैं, ये रिएक्शन होती, तो Cu कोऑर्डिनेशन स्फीयर पार्ट के अंदर वाटर मोलिक्यूल आ गए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। और बाहर क्या लिख सकते हैं आप इसके, यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे CuSO4 होता, तो आप यहाँ पे देखो इसके आगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप SO4 नेगेटिव लिख देंगे, क्लियर हो गया, अगर यहाँ पे CuSO4 होगा तो। नेक्स्ट देखिए अमोनिया, ऐसे टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट, अगर कॉपर सल्फेट होता तो बाहर यहाँ पे उसी टाइप से बोलो आप क्या लिख देते हैं, यहाँ पे इसके बाहर SO4 लिख देंगे आप यहाँ, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। अब ऐसे ही SI और F के बीच रिएक्शन चली, तो क्या बना, SiF6 2 नेगेटिव, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। Fe2++ में NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन के साथ FeNO2 का 2s2+, तो ये एक कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन है। ClF3 की यूरेनियम के साथ रिएक्शन, UF6 देखो एक कॉम्प्लेक्स बन गया, प्लस में Cl2 जनरेट हो गया। एसीटेट आयन की देखो रिएक्शन लेड के साथ होगी, तो लेड टेट्रा एसीटेट एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि मान लीजिए जब आप आयोडोफॉर्म भी बनाते हैं, हम आपको बता दें, तो I2 वाटर में डिजोल्व होता नहीं, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर है, और I2 क्या है, नॉन पोलर है। तो क्या करें, फिर आप KI डाल देते हैं, तो KI I2 के साथ मिलके KI3 कॉम्प्लेक्स बना देता है। इन लिक्विड SO2 में भी बना देता है, लिक्विड वाटर ले लें एज ए सॉल्वेंट तो भी बना देता है। तो ये क्यों डिसोल्व हुआ आयोडीन KI में, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स। ये भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। KI प्लस में HgI4, तो K2 प्लस में HgI3 ये बन जाता है यहाँ पे, तो दैट ऑल्सो कॉल्ड एज द नेस्लर्स रिएजेंट। क्या बनता है बोलो, दैट इज द नेस्लर्स रिएजेंट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहां पर एक चीज आप ठीक कर लें, करेक्शन कर लें आप यहाँ पे,
वो क्या करेक्शन करनी है आपको? नेस्लर रिएजेंट का जो फार्मूला है, तो जब हम इसको देखो बैलेंस करें यहां से, के आई से पहले जब आप यहाँ पे देखो 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पे? 2। अब 2 लिख दें इसके आगे, बैलेंस करके देखो। तो जब हम यहाँ पे 2 लिख देंगे देखो इसके आगे 2, तो K2HgI4 आ जाएगा। देखो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 4 कर देगा, K2HgI4। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट। कहाँ पे काम आता है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं हम नेस्लर्स रिएजेंट। नेक्स्ट देखें, जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH इन लिक्विड वाटर में डाला, देखो ये कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन होगी, Na2ZnOH का 4। सिमिलरली सेम टाइप ऑफ रिएक्शन इन द लिक्विड अमोनिया, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन है ये आपकी। So that is all about the different type of reactions which occurs in the aqueous और the non-aqueous solvent mainly हमने यहाँ पे लिए थे। तो ये सारी की सारी रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं और ये आपको ध्यान रखनी भी चाहिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसके साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, एग्जाम में कई बार आपसे पूछी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपसे ये पूछ लें एग्जाम के अंदर किसी सॉल्वेंट के बारे में, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आपसे ये कह दें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लिक्विड अमोनिया है और उसके बारे में आपसे ये कह दें कि ये जो सॉल्वेंट है इसकी डिसएडवांटेज क्या है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड अमोनिया। देखो हमने बताया था ना कि कोई भी सॉल्वेंट अच्छा कब होता है, तो ये कुछ बातें मैं आपसे लास्ट में वैसे आपसे पूछ रहा हूं कि जो लिक्विड अमोनिया होता है इसकी जो लिक्विड रेंज है वो कम है। मान लीजिए अमोनिया के बारे में मैंने आपसे पूछा कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट, तो आप क्या कहेंगे? द लिक्विड रेंज ऑफ द अमोनिया इज वेरी लेस। फर्स्ट पॉइंट हो गया। और जो लिक्विड अमोनिया होती है इसके अंदर जब भी हमें रिएक्शन करनी होती है एट ए लो टेम्परेचर हम करते हैं। सो द स्पेशली डिजाइंड apparatus और द इक्विपमेंट्स और द इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस रिएक्शन, स्पेशली डिजाइंड विच मे बी वेरी कॉस्टली, जो बहुत कॉस्टली हो सकते हैं। दूसरी डिसएडवांटेज हो गई, दूसरी लिमिटेशन हो गई। तीसरी, जो लिक्विड अमोनिया इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। सो utmost precautions are taken फॉर दैट अमोनिया। जो अमोनिया है उसके लिए हमें काफी ध्यान रखना पड़ता है और अमोनिया को आपको पता है इसकी अनप्लेजेंट स्मेल भी होती है। तो ये इसकी लिमिटेशंस कहलाती हैं। और कोई आपसे एडवांटेज पूछे तो आप क्या कहेंगे? एडवांटेज तो बड़ी सिंपल है कि जहां पे वाटर एज ए सॉल्वेंट आप यूज नहीं करते, लो टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन करनी होती है, तो मीन्स उस वक्त हम किसको यूज करते हैं? अमोनिया को ही यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? काफी सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करनी हो तो उस वक्त अमोनिया एज ए गुड सॉल्वेंट हम इसको यूज कर सकते हैं। काफी सारी सॉल्वेशन रिएक्शन इसके अंदर होती है। सॉल्यूशन है जैसे गुड कंडक्टर, जैसे आपने देखा था किसी एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो हमें एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट मिल जाता है, सॉल्यूशन बिकम द गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन रिएक्शन करने के लिए उस सॉल्यूशन को यूज किया जा सकता है। तो दीज आर दी सम इंपॉर्टेंस और यू कैन से द एडवांटेजेस ऑफ द लिक्विड अमोनिया। तो कहने का अभिप्राय इस तरीके से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन बातों को आप जरूर ध्यान रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ पे कि आप हमें ये बता दो कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी विस्कोसिटी कम होती है ज्यादा वाटर से? जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको क्या बताया, आपसे मैंने क्या पूछा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी विस्कोसिटी आपकी वाटर से कम होती है ज्यादा, क्योंकि इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर देयर इज एन एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ड्यू टू दैट एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर विस्कस देन द वाटर। वो वाटर से ज्यादा विस्कस होता है। तो ज्यादा विस्कस होता है तो फिर उसके अंदर कंडक्टेंस तो कम होनी चाहिए, मोबिलिटी कम होनी चाहिए, जो आयंस है उनकी मूवमेंट कम होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑटो आयनाइजेशन तो ज्यादा दिखाता है ना सल्फ्यूरिक एसिड। हमने बताया था ना कि एक तो HSO4 नेगेटिव बनता है, एक H3SO4 पॉजिटिव बनता है। इन आयनों की मूवमेंट कम होनी चाहिए, लेकिन एक स्पेशल पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि जो इनकी मूवमेंट है, आयंस की जो मूवमेंट होती है वो फिर भी ज्यादा रहती है। क्यों? देर इज ए स्पेशल मूवमेंट, स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट विच अकर्स इन द सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में खास, और उसे कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। उसे बोलो क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जो H पॉजिटिव की मूवमेंट होना
कहां से कहां पे होना? अगर मान लीजिए आपके पास मोलिक्यूल है H3SO4 पॉजिटिव वाले, तो क्या होगा कि आपके H3SO4 पॉजिटिव एक मोलिक्यूल, उसके आगे सारे सल्फ्यूरिक एसिड के मोलिक्यूल एक लाइन में है। तो जो पहला मोलिक्यूल होगा H3SO4 पॉजिटिव का, वो क्या करेगा, अपना एक H H2SO4 को देगा। फिर वो H3SO4 पॉजिटिव बन गया, वो कोई और दूसरा H अपना अगले सल्फ्यूरिक, एंड सो ऑन। नाउ द मूवमेंट ऑफ द आयंस टेक्स प्लेस। इसी टाइप से अगर HSO4 नेगेटिव है तो क्या होगा? तो ऐसा होगा कि जो H2SO4 है, वो H2SO4 क्या करेगा, वो H2SO4 अपना एक H किसको दे देगा, HSO4 नेगेटिव को दे देगा। वो खुद HSO4 में कन्वर्ट हो गया। फिर वो पिछले H2SO4 से H पॉजिटिव ले लेगा, एंड सो ऑन, लाइक दैट द H पॉजिटिव movement takes place, and that is called as the proton transfer mechanism that occurs in case of the sulfuric acid, and that overcomes the viscosity factor for the conductance इन केस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर कंडक्टेंस तो देखो कम होनी चाहिए थी, लेकिन वो कंडक्टेंस फिर भी अच्छी रही, वो आपके प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म की वजह से ही हुई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और भी जो चीज अगर मान लीजिए हम आपसे पूछना चाहें, मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे, बड़े ध्यान से आप अच्छे से उस चीज का जवाब देना। देखो क्वेश्चन है आपके लिए अगला, जैसे मैंने ये पूछा था कि कोई भी जो सॉल्वेंट है, जैसे मान लीजिए POCl3 है सॉल्वेंट, उसके बारे में हम ये पूछ लें, व्हाई इट इज ए गुड सॉल्वेंट, ये अच्छा सॉल्वेंट क्यों है, इसकी एडवांटेज बताओ, या ये कह दे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द POCl3 या अमोनिया या जो भी है। देखो कुछ बेसिक पॉइंट रहने चाहिए उसके बीच में, क्या लिखेंगे आप जरूरी कि इट इज नॉन टॉक्सिक, ऐसे लिखना होगा। हम लिखते हैं इट इज नॉन टॉक्सिक। हम कहेंगे इट इज रियडली अवेलेबल इन द मार्केट, मार्केट के अंदर रियडली अवेलेबल है। इसकी कन्वीनियंट लिक्विड रेंज है, उसकी पर्टिकुलर कन्वीनियंट लिक्विड रेंज है। इसको यूज करते हैं हम, ईज ऑफ प्यूरिफिकेशन बड़ी आराम से हो सकती है। इसका रीजनेबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि लॉन पेयर है उसके पास, तो कोऑर्डिनेटिंग प्रॉपर्टीज की हो जाएंगी। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जो बेसिक बातें अभी हमने पढ़ी अपने इस लेक्चर में और पिछले लेक्चर के अंदर, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जो बातें हमने पढ़ी थी, वो सारी की सारी बातें जब हमारे माइंड के अंदर रहेंगी, तो हम बड़े अच्छे से किसी भी सॉल्वेंट के बारे में ये कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएं तो हम उसका जवाब बड़े आराम से दे सकते हैं। तो ये, सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आपके आपको अगर फिर भी कुछ मेरे से पूछना है तो मेरे से अभी भी पूछ सकते हैं। कोई डाउट, कोई भी पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है तो मुझसे पूछें। आप पूछें मेरे से कोई क्वेश्चन। तो ओके, थैंक यू, दैट ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। तो मुझे आपको जितना बताना था मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई आपको डाउट अभी भी रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। थैंक यू।